हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे उसका आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, क्लास टेंथ का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्रियाविधि होती है उन सबको पढ़े थे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन सब चीज़ों को पढ़े थे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ रासायनिक समीकरण क्या होती है उन सब चीज़ों को देखे थे। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इन सब बातों पर चर्चा पिछले ही वीडियो पर हमने कर चुका था। फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इस चीज़ के बारे में भी बताया गया था, और इसके साथ साथ एक प्रश्न को भी कराया गया था कि जिसमें क्या 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 किस प्रश्न को कराया गया था, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसका आंसर भी कल बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके आगे देखेंगे। क्या देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जनरली 5 प्रकार की ही होती है। ठीक है, इसके बारे में कल लगभग बतला चुके थे, लेकिन इसका डिटेल नहीं बताया गया था। आज इसको पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। क्या क्या है देखिए जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। क्या क्या, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में ही आपका क्या मिलेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वियोजन में आपका क्या मिलेगा, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। और विस्थापन और द्विविस्थापन के टाइम हम लोग क्या देखेंगे, फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को भी फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सबको लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए किस तरह से, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं क्या, तो उदाहरण के तौर पर हम देखिए तो क्या क्या हमने कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसा कि हम उदाहरण पे देख सकते हैं। उदाहरण पे क्या हमारा, तो उदाहरण पे हमारा है, यहाँ उदाहरण पे देखा जा सकता है कि उदाहरण पे जो है हमारा, यहाँ पर उदाहरण पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये हमारा अभिक्रिया का साइन है बीच वाला। तो अभिक्रिया और अभिक्रिया के पहले ये सब अवस्थित है, यानी ये सब उपस्थित जो तत्व हैं, इन सब उपस्थित तत्वों को क्या कहेंगे हम लोग, इन सब उपस्थित तत्वों या यौगिकों को क्या कहेंगे हम लोग, तो अभिकारक। तो इसमें कितने अभिकारक है, टोटल 2 अभिकारक, एक और एक यहाँ, टोटल कितने अभिकारक, 2 अभिकारक। और 2 अभिकारक मिल करके यानी जुड़ करके क्या करती है, एकल उत्पाद बना रही है, सिर्फ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका सेकंड नंबर पे भी देखा जाए तो क्या हो रहा है, कार्बन यानी अकेले, फिर यहाँ ऑक्सीजन, ये 2, यानी टोटल कितना अभिकारक है, 2 अभिकारक। और 2 अभिकारक जुड़ करके क्या बनाती है, यहाँ 2 अभिकारक जुड़ करके क्या बनाता है, तो यहाँ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, तो पहला उदाहरण पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी जल, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O यानी जल अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और दूसरा में क्या देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी कि इसमें 2 अभिकारक था, दोनों अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण किया है। इसमें भी 2 अभिकारक था, मिल करके क्या किया, एक उत्पाद का निर्माण किया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर, इसी चीज़ को हम लोग लिखे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जुड़ करके एकल का मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से आप लोग कॉपी में सब नोट करते हुए जाइएगा, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या है, इसमें और चीज़ समझने वाली चीज़ इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें और एक चीज़ क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब हम कल ही बताए थे क्या होता है, कली चूना। ठीक है, कली चूना यानी कच्चा चूना। और कच्चा चूना को जब जल में डाला जाता है, ठीक है, कच्चा चूना को जब जल में डाला जाता है तो क्या होता है, जल उबलने लगता है। और उबलने के साथ साथ इसमें क्या होता है, ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या लिखें, कैल्शियम बुझा हुआ चूना। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना बन गया और बुझा हुआ चूने के साथ क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। तो यहाँ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। इससे भी अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। कार्बन का मतलब कोयला, ठीक है, कार्बन का मतलब कोयला, ज्वलनशील तब ज्वलनशील पदार्थ। तो कोयला को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा निकलती है। ठीक, क्या निकलती है, ऊष्मा। तो ये ऊष्मा निकल रही है इन दोनों अभिक्रिया में। इन दोनों अभिक्रिया में देखा जाए तो क्या निकलती है, ऊष्मा। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उन सब अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब जितनी भी अभिक्रिया मिलेगी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उन सबको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी भी। संयोजन के जब संयोजन का उदाहरण इसको बोलेंगे, जब संयोजन की इसका उदाहरण इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ तक, ऊष्मा को नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ एकल उत्पाद निर्माण हो रहा है, इस चीज़ को दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ऊष्माक्षेपी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ ऊष्मा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होती है और यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, दोनों जगह ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हम लोग इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो देखते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होती है। और उसी प्रकार जब ग्लूकोज को देखिए C6H12 और O6, ये सूत्र जो है ये किसका सूत्र होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र ग्लूकोज का है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो निर्मित क्या क्या होता है, निर्मित होता है आपका H2O यानी जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और याद रहे कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ग्लूकोज यानी कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। और ग्लूकोज का क्या होता है, पाचन होता है हमारे शरीर में। और ग्लूकोज का जो पाचन होता है जिसके फलस्वरूप हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोग शोषण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, हमारे शरीर में जो उपस्थित ग्लूकोज है, उन ग्लूकोज का क्या होता है, हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उन ऊर्जाओं का उपयोग हम लोग दैनिक कार्यों को करने के लिए करते हैं। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि ऊर्जा बोलिए या ऊष्मा बोलिए, देखिए यहाँ ऊष्मा लिखें या ऊर्जा लिखें तो दोनों का मतलब एक ही है, ऊष्मा। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि ऊष्मा, ऊर्जा या फिर कार्य, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, ये तीनों चीज़ एक ही है। ठीक है, ऊष्मा, ऊर्जा या कार्य तीनों एक ही चीज़ है, इसलिए तीनों में कोई अंतर नहीं है।
तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखें कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसे भी कहते हैं। और ये जो हमारा समीकरण है, ये समीकरण हमारा किसके लिए है, ये श्वसन अभिक्रिया को दर्शा रहा है, यह श्वसन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। इसलिए श्वसन अभिक्रिया क्या हुआ, श्वसन अभिक्रिया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन अभिक्रिया जो है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम लोग क्या समझेंगे अब, इसके नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या समझेंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। तो श्वसन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसका क्या कारण है। तो आइए आज हम लोग इसको भी देखेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न उठा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है या दहन होती है, ठीक है, क्रिया बोलिए या दहन बोलिए, क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा प्राप्त होती है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये सब भी प्राप्त होती है, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखते हैं मूलभूत कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो श्वसन को। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का हमारे सेल की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो हमने क्या लिखा इसका आंसर, हमने लिखा वही कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये जो सूत्र है ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का है, ये सूत्र हमारा किसका है, ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12O6 याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए और एक चीज़ जो है, और एक चीज़ यहाँ समझ सकते हैं, उसी प्रकार से साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। साग सब्जियों मतलब साग सब्जी यानी हरा सब्जियों के जो छिलका रहता है, चाहे जो भी हरी चीज़ों का जो पेड़ पौधों का जो पत्तियों का जो छिलका रहता है, उन सब का जो विघटित होकर जो वो कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट बन जाता है, खाद के रूप में जो बन जाता है, उस प्रक्रिया यानी खाद बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण हम लोग उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख सकते हैं, कभी कि पूछ लिया जाता है इस प्रश्न को भी। ठीक है, नोट करके उसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए जैसे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको भी लिख लिया, इसको भी नोट में हम लोग क्या लिख लिए कि साग सब्जियों का जो विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। ठीक है, देखिए इन सब को आप लोग कॉपी में लिखते जाइए या फिर इसका स्क्रीनशॉट मार करके उसको रख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और उसको फिर कॉपी में आराम से उतार लीजिएगा, अच्छे से लिख करके। उस तरह से भी करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे, या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपको ये चीज़ पढ़ने में फिर बाद में आपको सुविधा हो, इसके लिए, आपका सुविधा के लिए। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद सेकंड देखेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद देखेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन, वियोजन अभिक्रिया इसको कहा जाता है, या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। क्या हम कहें कि एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक
उत्पादों का निर्माण करता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जस्ट देखिए, जस्ट संयोजन का उल्टा, संयोजन में क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता हो तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा है। उल्टा क्या है कि इसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाती है, यानी टूट करके वह टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ नीचे वाला में देखेंगे तो क्या है, नीचे वाला में कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, उष्मा देते हैं यानी ताप देते हैं तो ये क्या बनता है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी दो उत्पादों में टूट जाता है। इसी प्रकार से पहला वाला में देखेंगे तो क्या हो, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को जब हम लोग उष्मा देते हैं, जब फेरस सल्फेट को जब हम लोग उष्मा देते हैं तो क्या होता है, यह फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, ये किसका सूत्र है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, यह सल्फर ट्राइऑक्साइड में यह टूट जाता है यानी विभक्त हो जाती है SO3 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या जाना कि वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन का उल्टा है। कैसे उल्टा है, क्योंकि इसमें एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में बदल जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या है उसका आंसर में लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं, तो क्या कहा हमने कि वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करती हो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे देख सकते हैं आप उदाहरण को। ठीक है, तो देखिए इन उदाहरणों को देख करके आपको क्या पता चलता है, इन उदाहरणों को देख करके हमें यह पता चलता है कि फेरस सल्फेट जो है यह तभी टूटता है जब इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि जब फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, जब इसको गर्म करते हैं यानी कि उष्मा जब देते हैं तब जाकर के ये टूट करके क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में यह टूट जाता है। इसी प्रकार से जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कब होती है, जब उष्मा को यह अवशोषित करती है तब जाकर के टूटता है। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं कि इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसमें उष्मा को क्या किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है। इसके पहले में क्या था, उष्मा उत्पन्न होती थी, लेकिन इसमें क्या उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इन दोनों उदाहरण को भी बोल सकते हैं, इन दोनों उदाहरण उसका उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद क्या लिख लेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो लिख लेते हैं। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। इसी प्रकार जब AgCl3 किसका सूत्र होता है, तो AgCl3 का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। AgCl3 का मतलब क्या होता है, Ag किसका सूत्र होता है, तो सिल्वर यानी चांदी का। तो सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, Ag और Cl दोनों अलग हो जाता है, यानी कि Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन दोनों क्या होता है, अलग हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हम जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर था AgCl3 को जब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ टूट रहा था ये Ag प्लस Cl2, इस पे क्यों Cl2 यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन एक गैस है और गैस यानी यह द्विपरमाणुक अणु है।
क्लोरीन जो है एक द्विपरमाणु कौन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पीछे में इसका 2 लगाते हैं। तो यहाँ 2 परमाणु है, इसमें क्लोरीन के कितना परमाणु है, 2। ठीक है, लेकिन अगर इसका रिएक्शन के इधर अगर देखा जाए तो इधर कितना था क्लोरीन के, इधर परमाणु 3। तो 3 है और इधर 2 है, तो दोनों बराबर तो नहीं है, इधर अधिक है इधर कम है। तो जब हम लोग जानते हैं कि 2 का टेबल में कभी भी 3 तो आ नहीं सकता है, 2 का टेबल में कभी 3 बन नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब 2 का टेबल में 3 नहीं बन सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब 2 का टेबल में 3 नहीं बन सकता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या किया हम लोग, जब देखें कि जब 2 का टेबल में यहाँ पर जब हम लोग देखें कि यहाँ देखें हम लोग कि AgCl3 यानी कि यहाँ क्लोरीन की संख्या 3 था, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 था। ठीक है, इसलिए क्या किया हम लोग कि क्लोरीन को कौन सी ऐसी संख्या से गुना करते हैं कि यह इधर वाले क्लोरीन के साथ बराबर हो जाता है, यानी अभिकारक के तरफ जो क्लोरीन है उसके परमाणु संख्या के बराबर हो जाता। तो इधर हम लोग देखें कि ये 2 था, तो 2 को हमने क्या किया, 3 से गुना कर दिया और ये 2 तिया 6 बना दिया। कितना बना दिया, 6। तो यानी यहाँ क्लोरीन की संख्या कितना हो गया, इधर 6, तो ये 6 बन गया। और जैसे इधर 6 बनाए तो हम लोग क्या किए, बराबर के इधर भी आप देख सकते हैं, बराबर के इधर भी हमने क्या किया, इधर हमारा 3 था, इधर हमारा 3 था क्लोरीन की संख्या। जब क्लोरीन की संख्या इधर 3 था तो हमको कितना बना, इधर तो हम 3 गुना करके क्या कर दिए थे, 6 बना दिए थे। तो इधर 3 है तो 3 में कितना गुना करें कि ये 6 बनेगा, तो 2 गुना करेंगे, तो इसलिए हम लोग आगे में क्या किए, 2 लगाते हैं। जैसे 2 लगाएं तो AgCl3 के आगे जैसे 2 लगाएं तो हमारा क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्योंकि हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आगे में जो आपका क्या रहता है, परमाणु जो रहता है वह परमाणु, आगे में जो अणु रहता है, आगे में जो अणु रहता है वो पीछे वाले परमाणु के साथ हमेशा गुना होता है, गुना करते हैं, गुना करके जो संख्या मिलेगा उतना परमाणु की संख्या टोटल कहलाती है। तो ये 2 तिया 6 हुआ। जैसे इसके नीचे, जैसे आप यहाँ क्लोरीन सिल्वर पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप सिल्वर पे देख सकते हैं, तो सिल्वर के यहाँ पीछे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को 2 से गुना करें तो कितना होगा, 2। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि Ag यानी सिल्वर का कितना परमाणु संख्या है, यहाँ परमाणु की संख्या यहाँ पर कितना हुआ, 2। तो इधर देखिए सिल्वर का कितना था, 1 था, तो क्या किया यहाँ फिर इसके आगे हम लोग 2 लगा दिए, तो इस प्रकार से ये भी हमारा 2 बन गया। तो इस तरह से इसका क्या कर लिए हम लोग, संतुलित कर लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब लिखते हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या किए, संतुलित कर लिए। और जस्ट इसी तरीके से अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें भी क्या किए, ये जल का सूत्र होता है H2O, ये जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O को जब किए तो ये H2 प्लस O2 पे ये टूट गया। जब ये इन दोनों पर टूटा तो हम लोग क्या किए कि यहाँ H2O यानी कि H2O पर देखें तो हमारा कितना था, H2O पे देखें तो हमारा ये जो अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारकों पे देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 था, लेकिन इधर भी देखें तो 2 हो चुका था। लेकिन अगर देखा जाए ऑक्सीजन की संख्या, तो ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना था, अभिकारक की ओर 1 था, लेकिन उत्पाद की ओर कितना था, 2 था, है कि नहीं। इधर कितना है, 2 है, तो इधर 2 है। जब इधर हम देखें कि इधर उत्पाद में जो उत्पाद है उस उत्पाद में हमारा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 1 है ना, 1 है। तो इसके कारण क्या किया, इसको 2 करने के लिए क्या किया, हम पूरी ये जो पूरा यौगिक है, इस पूरे यौगिक के आगे में हम क्या किए, 2 लगा दिए। जैसे 2 लगाएं तो 2 से गुना हो गया क्या, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु में 2 था, तो ये 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया, 4। लेकिन ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो कितना हुआ, 2। तो ऑक्सीजन का 2 चाहिए था, 2 बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना था, 2 ही था। जब 2 ही था तो इस 2 को फिर से हमारा 4 बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारा 2 चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आगे में 2 गुना कर दिया, आगे में क्या किया, 2 से गुना कर दिया। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखें, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या किया, संतुलित किए हैं, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से इन तीनों उदाहरण है। एक क्या है, इसमें देख सकते हैं, एक में ये तीनों ही वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है ऊर्जा, और ऊर्जा एक में क्या किए हैं, एक में ऊर्जा के रूप में लिए हैं ऊष्मा ऊर्जा को, एक में लिए सूर्य के प्रकाश को, और एक में लिए विद्युत को,
ठीक है। एक में क्या लिया है, ऊष्मा को, एक में सूर्य के प्रकाश को, और एक में लिया है विद्युत को। तो किसी भी प्रकार का ये ऊर्जा ले सकता है और ऊर्जा को अवशोषित करके ये अपने आप को अभिकारक क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ देता है, ये उत्पादों में ये तोड़ देता है। ठीक है, आइए इसके बाद को देखते हैं। तो इसके बाद जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा कुछ प्रश्न उत्तर है, उन सब प्रश्नों को देख लेते हैं पहले। ठीक है, कुछ प्रश्न, उन सब प्रश्नों को देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है प्रश्न में, देखिए तो प्रश्न में है, देख सकते हैं प्रश्न में आपको दिया गया क्या है। इस प्रश्न में आपको दिया गया है सबसे पहले कहा क्या जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है इसमें कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो पूछा जा रहा है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, यानी X का क्या नाम है और इसका सूत्र क्या है, इस चीज़ को लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पहला में X का नाम और X का सूत्र। दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ X को X की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। ठीक है, तो देखिए पदार्थ X, तो सफ़ेदी कराने के लिए, घरों में सफ़ेदी कराने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो चूने का उपयोग करते हैं, यानी कि चूना का। तो यानी चूना इसका नाम क्या हो जाएगा, सफ़ेदी कराने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कच्चा चूना, उसका नाम क्या हो जाएगा, या कली चूना। नाम में क्या हो जाएगा, X का नाम कली चूना। ठीक है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये नहीं बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का सूत्र होता है। उसके बाद क्या है, इसका ये फर्स्ट नंबर का दोनों हो गया, X का नाम और इसका सूत्र, तो लिख दिए। X का नाम ये हुआ और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो सेकंड नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऊपर में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ऊपर में लिखे X के, तो X में X जो लिखे थे, तो X क्या था, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया लिखने के लिए बोल रहा है, जल के साथ। तो जल के साथ जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CaCa, ये आपका बनेगा CaCaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही बनेगा। इस प्रकार से यही चीज़ आपका बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो आइए इन दोनों प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका आगे फिर देखेंगे, इसके आगे वाले प्रश्न को क्या बोला जा रहा है। इसमें दो प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न का हम दोनों चीज़ को बता दिए कि पहला क्या होगा। पहले हम बताएं कि प्रश्न संख्या X का नाम क्या है, तो X का नाम हो जाएगा कली चूना, और इसका सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। और ऊपर लिखे गए पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया क्या होगा, तो जल के साथ अभिक्रिया भी हमने यहाँ दिखाया है। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने किस तरह टाइप से लिखा, फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर लिख लिया, ए का X का नाम और इसका सूत्र। फिर नंबर दूसरा में ए में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया, देख सकते हैं दोनों का आंसर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो आइए इसके बाद वाले को देखते हैं, इसके बाद क्या बोल रहा था इसके बाद वाले प्रश्न पे। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो देखिए जैसा कि अब इसके बाद वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद वाला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए इसके बाद वाला सेकंड नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। यानी कि जो गैस पहली गैस से दोगुनी है उस गैस का नाम भी बताने के लिए कह रहा है, और पूछा जा रहा है कि क्यों है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 1.7 है क्या।
उस चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देंगे कि क्यों, कौन सा गैस 2 गुना है, कौन सा 1 गुना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले उसको। तो आइए देखते हैं उसको। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर लिए हैं, यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ क्या लिया है, यहाँ हमने लिया है क्रियाकलाप 1.7 को। तो क्रियाकलाप 1.7 को अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें विद्युत अपघटन प्रक्रिया को दिखाया जा रहा है। इसमें जो है, इसमें विद्युत अपघटन प्रक्रिया को दिखाया जा रहा है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 पर। ठीक है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर संपूर्ण होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। जैसे ऊर्जा के रूप में हम लोग जो ऊष्मा करते हैं या प्रकाश करते हैं, चाहे जिस भी ऊर्जा के रूप में करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिया गया है, इसमें किस चीज़ का है, तो इसमें प्लास्टिक का एक मग लिया गया है जो इसकी तल्ली डाट से किया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। ये तो इतना है। फिर जल, देखिए इसमें कहता है एक मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ बूंद डाल दीजिए, और जल में भरी 2 आंशिकी प्रकनलियों के कार्बन के इलेक्ट्रोड को उलट करके देखिए के रख दीजिए। यानी यहाँ पर क्या, किसका विद्युत अपघटन किया जा रहा है, तो यहाँ पर जल का विद्युत अपघटन किया जा रहा है। किसका, जल का। यहाँ पर किस चीज़ का विद्युत अपघटन किया जा रहा है, तो जल का। यानी जल का मतलब H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। H2O का मतलब क्या है, तो H2O का मतलब है, इस सूत्र से हमें यही पता चलता है कि H2O, तो H2O यानी कि H यानी हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1। तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। तो जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन की मात्रा कितना होगा, 2, और ऑक्सीजन की मात्रा 1। प्रत्येक एक अणु जल में क्या होगा, 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन की मात्रा होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 गुना है, किससे, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस से 2 गुना है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस किस में है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो अभिक्रिया हो रही है, इसमें पहली जो है, जो पहला जो प्रकनली है, पहला प्रकनली का जो भाग है वो क्या है, दूसरी से 2 गुना है। तो पहला में क्या हमारा हाइड्रोजन और दूसरा में क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और क्यों 2 गुना हुआ इसके बारे में हम लोग जाने, तो आइए इसका आंसर भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए क्या आंसर लिखा है इसका, तो इसका आंसर लिखा है इस प्रश्न का कि जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। हम लोगों ने देखा था H2O, 2 भाग में क्या है, हाइड्रोजन, 1 भाग में ऑक्सीजन होता है। इसलिए विद्युत अपघटन के दौरान उत्पादित हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की मात्रा 2:1 के अनुपात में होगा। 2:1 यानी ऑक्सीजन से 2 गुना के अनुपात में है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में हाइड्रोजन का एक परखनली में जाती है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में क्या होती है, हाइड्रोजन एक परखनली में जाती है और ऑक्सीजन दूसरे परखनली में जाती है। यानी कि पहली परखनली में क्या जाती है, हाइड्रोजन, दूसरी परखनली में ऑक्सीजन जाती है। इसलिए परखनली में एकत्रित हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस से 2 गुनी है। ऑक्सीजन गैस से क्या है, 2 गुनी है। बस यही आंसर इसका लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा समझ करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं और फिर बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए हम लोग क्या देखेंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो इसके आगे अब हम लोग देखेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझे। अब हम लोग देखेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। जैसा कि यहाँ उदाहरण जो दिया गया है, इसमें से आप समझ सकते हैं कि क्या हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से
विस्थापित कर देती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट क्या हमारा एक यौगिक है, और यहाँ पर हम लोग इसको किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो फेरस से यानी आयरन से यानी लोहा से। तो लोहा क्या है, इस कॉपर की तुलनात्मक ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। जब ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व लोहा है, तो लोहा क्या किया, इस कॉपर को विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करने की वजह से क्या हुआ, ये आयरन सल्फेट बनाया, और आयरन सल्फेट के रूप में ये बन गया। यानी कि यहाँ से सल्फेट जो था कॉपर में, वो सल्फेट किस पर आ गया, या आयरन के साथ आ गया, और कॉपर क्या हुआ, विस्थापित हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ, दूसरा में देख सकते हैं कॉपर सल्फेट है, और इसको हम जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो जिंक क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, और अपने जिंक सल्फेट का यौगिक बनाया, और कॉपर क्या हुआ, विस्थापित हो गया। इसलिए इसमें क्या हम लोग देखें कि इसमें विस्थापित हुआ, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या किया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसी चीज कर रहे हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्या देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, आइए इस चीज को देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं हम लोग, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट इसके साथ चल जाएगा और इसका कुछ पार्ट इसके साथ चल जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे सोडियम सल्फेट है, तो देख सकते हैं सोडियम सल्फेट जो था, इसमें से क्या हुआ, सोडियम हट गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम के जगह पर बेरियम आ गया, और ये बन गया बेरियम सल्फेट। और जस्ट इसके बाद इसमें क्या हुआ, इधर जो सोडियम था वो सोडियम हट करके किस में चल गया, क्लोरीन के साथ, तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। इस प्रकार से क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पर देखा जा सकता है इसमें कि इसमें जो है सोडियम सल्फेट आपका क्या हुआ, सोडियम सल्फेट से सोडियम का विस्थापन हुआ, और उसमें सोडियम की जगह पर कौन आया, बेरियम, और बेरियम क्लोराइड में से बेरियम का विस्थापन हुआ, और इस बेरियम की जगह पर कौन आया, तो सोडियम। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग पूरा क्या बोले, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या किया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर देखा जाए ध्यान से, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम की संख्या यहाँ पर 1, इधर भी देखा जाए तो इधर 1 ही था। ठीक है, क्योंकि ये दो तो बाद में संतुलित करने के टाइम लगाए हैं, तो ये पहले 1 ही था तो बराबर था। फिर देखें सल्फर, एस का मतलब सल्फर, तो सल्फर इधर 1, इधर भी 1 था, ठीक है बराबर है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना देखिए 4, इधर भी 4, ये भी बराबर है। बेरियम इधर देखें 2, इधर क्या देखें, बेरियम भी इधर, सॉरी बेरियम इधर 1, बेरियम इधर भी 1, Ba का मतलब बेरियम होता है, तो बेरियम इधर 1, इधर भी 1। क्लोरीन देखें तो क्लोरीन यहाँ पर 2, क्लोरीन इधर 1 था, तो ये जो क्लोरीन इधर 1 था इसको हम क्या किया, 2 बनाने के लिए, जो क्लोरीन इधर 1 था इसको हम क्या किए, 2 बनाने के लिए इसको हम क्या किए, 2 से गुना कर दिए। जैसे 2 से गुना किए तो हमारा कितना हो गया, ये क्लोरीन 2 हो गया, यानी क्लोरीन को जैसे ही 2 से गुना किया तो ये क्या हो जाएगा, हो गया क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया, और सोडियम भी यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फेट का सूत्र जो है यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। सोडियम सल्फेट का सूत्र में यहाँ पर 2 छूट गया, यहाँ पर 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। यानी सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, Na2SO4, ये चीज़ होता है। ठीक है, ये सूत्र सबको लिखने के लिए कैसे बताएंगे, हम ये सबको अच्छा से बता देंगे ताकि आप लोग भी आप जान जाइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ गलत कैसे है, ये टाइपिंग में गलत हुआ था। ठीक है, इसको हम सुधार दिए, यानी सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, Na2SO4। ठीक है, ये सूत्र इसका सही है।
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या देखें कि इस यौगिक से भी कुछ पदार्थ चल गया इस पर और इस यौगिक से भी कुछ पदार्थ चल गया इस पर, तो इसी को हम लोग पूरा क्या बोल दिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन हम शुरू में ही क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए हम लोग क्या लिखें इसमें लिखें कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे लिख लिए, क्या लिखें, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में आप यहाँ और एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पहले क्या था, सोडियम सल्फेट था और आगे जाकर के ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्या हमारा एक अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट क्या है, अवक्षेप है। जितना भी सल्फेट वाला रहता है सब क्या कहलाता है, अवक्षेप। तो ये भी हमारा क्या है, अवक्षेप बना, यानी कि यहाँ पर क्या निर्मित हुआ, अवक्षेप भी निर्मित हुआ। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया। तो आइए अवक्षेपन अभिक्रिया को भी लिख लेते हैं क्या होगा, और उसका उदाहरण को भी लिख लेते हैं। अवक्षेपन अभिक्रिया किसे कहें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने क्या लिखा, अवक्षेपन अभिक्रिया। तो अवक्षेपन अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्या बन रहा है, यह अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तीसरे हम लोग क्या बोले इसको, अवक्षेपन अभिक्रिया। तो आइए इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, अब जो पांचवा था क्या था, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, इन दोनों को अब देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे उपचयन और अपचयन को। तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन क्या है और अपचयन क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो अर्थात ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन के योग को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कॉपर था, तो कॉपर को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो ये कॉपर ऑक्साइड बना। यानी क्या था, कॉपर पहले अकेले था लेकिन इसमें वृद्धि हो गया। जब इसमें वृद्धि हो गया तो हम लोग क्या किए हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड बना। तो कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण क्या हुआ कि ये हमारा इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, और ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ अर्थात हम आराम से कह सकते हैं कि इसमें क्या है, ये उपचयन हुआ। और इसका उल्टा क्या कह सकते हैं, अपचयन। इसका उल्टा अपचयन क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि हो, जिसमें ऑक्सीजन की हानि हो या कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन की हानि हो या कमी हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ देखिए, जैसे में यहाँ देख सकते हैं क्या उदाहरण लिया हमने, CuO और H2। तो इसमें क्या है, Cu, तो CuO था यानी कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, कमी हुआ। लेकिन कमी हुआ, इसके साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का कमी यहाँ जरूर हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कमी जरूर हुआ है, लेकिन एक जगह यहाँ फायदा भी हो रहा है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है। कहाँ पर, तो H के साथ देख सकते हैं, यहाँ H में पहले अकेले था, H में ऑक्सीजन नहीं था, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन में बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। जब जुड़ गया अर्थात ऑक्सीजन में कब यहाँ वृद्धि हुआ है। तो इस अभिक्रिया में दोनों चीज़ें क्या है, एक जगह ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो एक जगह ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। वही चीज़ यहाँ भी देखा जा सकता है कि यहाँ कॉपर में क्या था, कॉपर में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तो ऑक्सीजन में कमी हुआ
हुआ कि नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की कमी भी हुआ है। तो क्या कहेंगे, अपचयन किसे कहते हैं, तो अपचयन का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन की कमी देखेंगे तो यहाँ अपचयन किसका हुआ, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। यानी यहाँ अपचयित पदार्थ अगर कहा जाए तो अपचयित पदार्थ कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। इस तरह अगर यहाँ पर उपचयित पदार्थ कहा जाए तो किसका हुआ उपचयित, यानी उपचयित यानी कौन सा उपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ, तो कॉपर का उपचयन हुआ, कॉपर का उपचयन हुआ जिसके कारण क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ा। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन, इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट गया यानी कमी आया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के वृद्धि को कहें हम लोग उपचयन और कमी को कहें हम लोग अपचयन। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, जैसे कि हम इसी उदाहरण को ले लेते हैं। इस उदाहरण में देखें तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में कमी हुआ यानी इसमें अपचयन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसके साथ अपचयन उपचयन हुआ। तो एक तरफ से इधर उपचयन हुआ और एक तरफ से इधर अपचयन हुआ। तो इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया है, इसमें उपचयन और अपचयन दोनों है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ देखिए हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, अपचयन हुआ है, यहाँ क्या हुआ, अपचयन हुआ है। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, उपचयन हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, इसमें क्या हुआ, अपचयन, ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसी तरीके से आपका कॉपर से कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, सॉरी, कार्बन से ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ यानी यह उपचयन हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो इस प्रकार से इसमें क्या देखें हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका दो उदाहरण यहाँ पर आपका है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें हम लोग बात करें कि यहाँ उपचयित पदार्थ कौन है, तो यहाँ उपचयित पदार्थ अगर बात करें फर्स्ट वाला में, उपचयित पदार्थ, अगर यहाँ उपचयित पदार्थ का बात करें तो कौन सा यहाँ उपचयित पदार्थ है, यहाँ आप कह सकते हैं उपचयित पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर उपचयित पदार्थ आपका शुरू वाला में अगर देखा जाए तो उपचयित पदार्थ कौन है, उपचयित पदार्थ आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसी प्रकार से अपचयित पदार्थ अगर बोला जाए तो अपचयित पदार्थ का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो, तो ऑक्सीजन का कमी किसमें हुआ, कॉपर ऑक्साइड से, तो कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या हो जाएगा, इसमें CuO, कॉपर ऑक्साइड इसमें हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर देखेंगे तो अपचयित पदार्थ होगा जिंक ऑक्साइड और उपचयित पदार्थ होगा कार्बन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे का टॉपिक क्या है, इसके आगे का दो टॉपिक बचा है, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता, एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता। ये दोनों टॉपिक बता देने के बाद क्या होगा, ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचेगा, जो क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, संक्षारण और विकृत गंधिता तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसके आगे हम लोग क्या समझते हैं, संक्षारण के बारे में। तो संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संक्षारण क्या है, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी वर्षा के दिन में या बहुत लंबे समय तक यदि हम लोहे की वस्तुओं को कहीं बाहर में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। उसी प्रकार से चांदी को छोड़ दिया जाए या फिर यानी चांदी यानी सिल्वर को छोड़ दिया जाए या कॉपर को छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या होती है, एक प्रकार की परत जम जाती है। ठीक है, एक भद्दी सी परत जम जाती है। उसी भद्दी सी परत को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसी भद्दी सी परत को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी क्या कहेंगे कि
जब इसमें क्या कहेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, अम्ल या आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ठीक है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब क्या होती है, यह संक्षारित हो जाती है, तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहें, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब लोहे की वस्तुओं में संक्षारण के कारण, मतलब लोहे की वस्तुएं जब संक्षारण होती है तो उसकी वस्तुएं भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उस वस्तु के ऊपर में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जस्ट उसी तरीके से चांदी के ऊपर काली रंग की और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है संक्षारण के कारण। ठीक है, क्या क्या बोले, चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ता है और तांबे के ऊपर हरे रंग का परत जम जाता है संक्षारण के कारण। ठीक है, और संक्षारण से बचाव के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को या फिर धातुओं से बने वस्तुओं को हम लोग पेंट करते हैं, उसमें ग्रीज लगाते हैं, तो ये सब लगा करके उसको बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए पहले इसका लिख लेते हैं आंसर, संक्षारण क्या है उसको, और इसका कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर क्या है संक्षारण, तो संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। उदाहरण के तौर पर हम क्या ले सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं में संक्षारण के कारण भूरे रंग की परत चढ़ जाता है। उसी प्रकार चांदी के ऊपर काली रंग एवं तांबे के ऊपर हरी परत संक्षारण के कारण चढ़ जाता है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा इसमें। और इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि संक्षारण से बचाव के क्या उपाय हैं, तो संक्षारण से बचाव के उपाय क्या क्या है, तो संक्षारण से बचाव के उपाय के लिए हम लोग क्या करते हैं कि धातुओं की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं या फिर उस पर ग्रीज लगा देते हैं। ठीक है, या फिर उसमें ग्रीज लगाते हैं या फिर उसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो इन सब विधियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लोहे की वस्तुएं या धातुओं की वस्तुओं को हम लोग संक्षारण होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, तो हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता क्या है। देखिए, तो विकृत गंधिता क्या है, आज हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, विकृत गंधिता, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, यानी किस परिस्थिति को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, यानी कि वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। तब क्या होता है, उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहें कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद एवं गंध में बदलाव आ जाता है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का कंप्लीट हुआ यहीं पर ये चैप्टर। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिख लेते हैं क्या है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ लिखा, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, जितना भी हम लिखवाएं सबका स्क्रीनशॉट मार के आप लोग सबको स्क्रीनशॉट कर करके सबको लिख लीजिएगा, सब टॉपिक वाइज टॉपिक कर करके। और फिर हम अब नेक्स्ट क्लास को क्या बताएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। ठीक है, इसका क्या बताएंगे, क्वेश्चन आंसर। जो भी क्वेश्चन आंसर इसमें है उन सबको पहले समझा देंगे। अगर मान लें सब अगर नहीं लिखवाएंगे तो कम से कम समझा देंगे, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आज हुआ समाप्त। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर को अब शुरू करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद। तो इससे पहले कि ये वीडियो का अंतिम करें, हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को थोड़ा सा इसमें आप लोग को दे देते हैं वर्क के रूप में। इस चीज़ को आप लोग क्या करिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। कुछ तत्वों का संयोजकता एवं उसका प्रतीक,
ठीक है। उस कुछ तत्वों का नाम, प्रतीक एवं संयोजकता, इन तीनों चीज़ों को हमने क्या किया है, लिख करके एक नोट तैयार किया है उन सभी चीज़ को, और कुछ यौगिकों का भी संयोजकता तैयार किया है। उन सबको क्या करना, सभी बच्चों को, सभी को अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, ताकि आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया जो लिखाने के बाद बोला गया है, जो हम बोले हैं जितने भी रासायनिक समीकरण लिखने वाले प्रश्न को छोड़े हैं, उन सब प्रश्नों को पूरा कंप्लीटली हम लोग को वो चीज़ पूरे अच्छी तरीके से कर लेंगे। कैसे? क्योंकि उन सब चीज़ों को कभी भी रट करके नहीं बनाना है। उन सबको क्या करना है, एकदम ईजी तरीके से बनाएंगे, एकदम हल्का सा समझा देंगे तो उस सब चीज़ को आप आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग ये सब चीज़ को ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा, जो चीज़ हम आज दे रहे हैं इन सब चीज़ को। ठीक है, जितना दे रहे खासकर उतना। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ तत्व एवं उनकी संयोजकताएं हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं, कुछ तत्व एवं उनकी संयोजकताएं। जैसे देख सकते हैं यहाँ इधर तत्व लिखे हैं, यहाँ संयोजकता लिखे हैं, ये संकेत लिखे हैं और यहाँ संयोजकता लिखे हैं। ठीक है, देखिए जैसे तत्व क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत H, यानी हाइड्रोजन के H द्वारा लिखते हैं और इसकी संयोजकता क्या है 1। हीलियम का क्या है, तो इसी तरह He, इसका संयोजकता 0। लिथियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, ये फ्लोरीन का, सॉरी क्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन का, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का। आप लोग कैल्शियम तक तो क्लास 9 में ही आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, कैल्शियम तक आप लोग क्लास 9th में ही आप लोग याद कर लिए होंगे और देखे होंगे इन सब का संयोजकता। तो कैल्शियम तक तो आप लोग को ईजी है, यहाँ तक याद रहना चाहिए सबको। और उसके आगे जो है, उसके आगे जो है आपका, उसके आगे जो है क्या क्या हुआ, देखिए अगर देखा जाए कैल्शियम के बाद, तो कैल्शियम के बाद एक सिल्वर हो गया, एक सिल्वर हो गया, फिर आपका कॉपर हो गया, फिर जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया यानी लोहा, फिर लेड यानी सीसा, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। इन तत्वों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है सबको। ठीक है, इन तत्वों का नाम, संकेत और संयोजकता सबको एकदम रट्टा मार लेना अच्छे से। उधर पहले वाला भी मार लेना, जिसको याद नहीं वो पहले वाला भी, जो 9th क्लास में जो पढ़ चुके हैं उन सबको भी एक बार अच्छे से रट्टा मारिए, पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। और इन सबको भी देखिए यहाँ कुछ यौगिक और उनकी संयोजकताएं, इन सबको भी कर लीजिए। इसमें क्या क्या है, इसमें ध्यान दे सकते हैं, इसमें है कुछ यौगिक क्या क्या है, जैसे OH। OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। OH का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रो ऑक्साइड का संयोजकता कितना होता है, 1। उसी प्रकार से क्या है, SO4। तो SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट, और सल्फेट का संयोजकता 2। उसी प्रकार से CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, और कार्बोनेट का सूत्र संयोजकता कितना होता है, 1। फिर उसी तरह क्या है, NO3, उसी तरह क्या है, NO3। तो NO3 यानी कि इसका संकेत कितना है, तो नाइट्रेट, इसका संकेत NO3 और इसका नाम नाइट्रेट और इसका संयोजकता 1। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्या है, PO, इसका क्या है, PO4। ये क्या है, PO4, ये क्या है, PO4, यानी इसको क्या बोलते हैं, फास्फेट, और फास्फेट का संयोजकता कितना है, 3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं अमोनियम, NH4, और NH4 यानी अमोनियम। अमोनिया का सूत्र देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, और अमोनियम का सूत्र होता है, अमोनियम का सूत्र होता है NH4। ठीक है, इसलिए नाम पे कभी भी देखिएगा नहीं, अगर अमोनियम है तो NH4, अमोनिया है तो NH3। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है सूत्र को। इसी प्रकार से इसमें क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का संयोजकता कितना है, 1। इसी प्रकार से क्या है, सल्फाइड,
सल्फाइड, टॉ है देखिए सल्फाइड, तो सल्फाइड यानी SO3 जिसका संयोजकता कितना है 2। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इधर हम कुछ लिखे हैं जैसे ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमाइड बोले या ब्रोमीन बोले एक ही बात है। उसी तरह से हाइड्राइड बोले या हाइड्रोजन बोले एक ही चीज़ है। क्लोराइड बोले या क्लोरीन बोले एक ही चीज़ है। ऑक्सीजन बोले या ऑक्साइड बोले एक ही चीज़ है। सल्फर बोले या सल्फाइड बोले एक ही चीज़ है। नाइट्रोजन या नाइट्राइड एक ही चीज़ है। आयोडीन या आयोडाइड एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आप अच्छे से लिख करके सब चीज़ को, आपको जरूरी क्या है, तत्वों का नाम और उसकी संयोजकता, सब चीज़ को अच्छे से आप लोग खाली कर लीजिए, इतना जितना बोले हैं, तत्वों का नाम और संयोजकता और इन यौगिकों का नाम और संयोजकता और सूत्र। ठीक है, इतना चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। बाद बाकी सूत्र का मतलब संकेत, उतना चीज़ याद कर लीजिए, फिर आप लोग को कभी भी एंड फ्यूचर कभी भी आप लोग को रासायनिक समीकरण लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए सिखाएंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। इसलिए पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, जो जो चीज़ हम यहाँ दिए हैं इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं इन सबको अच्छे से पॉज कर करके अब लिख सकते हैं, पूरी तरह से अच्छे से लिख सकते हैं सबको और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अपना वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, इतना लेट वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और क्वेश्चन सर जो भी इसका है सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे ही देखेंगे। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कृपया इस चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।